हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड मतलब के आईपीई सेकेंड ईयर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है उसका नाम है वेव्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग्स एंड हेंस डिड्यूस द लॉज ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। हमको यहाँ पर क्या करना है, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर जो वेव बनती है, स्टेशनरी वेव बनती है, उसको डिस्कस करना है और उसको फॉर्मेशन होते वक्त उसके क्या क्या लॉज है उसके बारे में डिस्कस करना है। और यही सारे पॉइंट्स आपको आपके आंसर्स में लिखना है। तो यहाँ पर मैं आंसर डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो ये है कि स्ट्रेच स्ट्रिंग fixed at both ends when plugged perpendicular to its length। तो यहाँ पर स्ट्रेच स्ट्रिंग के बारे में बताया गया कि जिसको दो एंड पर फिक्स किया जाए और फिर बाद में उसको बीच से प्लग किया जाए तो क्या होगा, सम ट्रांसवर्स पल्सेस ट्रेवल ईदर वे अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड गेट रिफ्लेक्टेड एट द फिक्स्ड एंड। तो क्या होंगी, कुछ ट्रांसवर्स वेव उसके अंदर ट्रेवल होंगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी। और यही तरीका जिसके अंदर ट्रांसफर वेव ट्रेवल करे और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए, तो यहाँ पर जो वेव बनती है उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं उसे कहते हैं स्टेशनरी वेव। हम देखते हैं आगे इसके बारे में। द रिफ्लेक्टेड वेव्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ ओवरलैप अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड वेव रहेंगी उसकी डायरेक्शन अपोजिट होंगी और साथ में उसका एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा और उसका वेवलेंथ भी सेम रहेगा। और ये दोनों जो वेव है, मतलब जो आने वाली वेव है और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाने वाली वेव है, दोनों के अंदर जो वेवलेंथ है वो सेम पाया जाएगा। और ये जो ओवरलैपिंग होंगी अलॉन्ग द स्ट्रिंग होंगी, पूरी वेव जो होंगी पूरे स्ट्रिंग के ऊपर ये वाली वेवलेंथ मिलेंगी। द रिजल्टेंट वेव इज नोन एज स्टैंडिंग वेव, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और स्टैंडिंग वेव को ही स्टेशनरी वेव कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वेव बनी हुई है, इसे कहते हैं फंडामेंटल वेव। ये जो वेव आपको नज़र आ रही है सेंट्रली लोकेटेड, यहाँ पर इस वेव में देख सकते हो आपके एक लूप बन रहा है। ये जो लूप है ये हाफ वेवलेंथ का होता है। मतलब अगर हम पूरी वेव बनाएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोर्शन, तो उसे पूरी वेवलेंथ कहेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है हाफ वेवलेंथ है। तो अगर मैं कंसीडर करता हूँ कि ये जो वेव है ये लेफ़्ट साइड से निकल कर राइट साइड पर टर्मिनेट हुई, तो यहाँ पर राइट साइड से फिर से ये रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ मूव होते हुए लेफ़्ट साइड में टर्मिनेट हो रही है। तो यहाँ पर एक लूप हमें नज़र आ रहा है। इसी तरीके से दूसरी वेव में देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे टू लूप्स आर देयर। ये जो टू लूप्स है इसमें से लेफ़्ट साइड से निकलकर वेव राइट साइड में टर्मिनेट होती है, वेव की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, और राइट साइड से फिर रिफ्लेक्ट होकर ये लेफ़्ट साइड पर टर्मिनेट हो रही है, वेव की डायरेक्शन आप अगेन देख सकते हैं। तो ये जो सेंट्रल पोर्शन है, जो जिसके अंदर गैप ज़्यादा नज़र आ रहा है, इस पोर्शन को कहते हैं एंटी नोड। ये जो सेंट्रल पोर्शन है जहाँ पे ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है इसे कहते हैं एंटी नोड। और ये जो टर्मिनेटेड पोर्शन है जहाँ पे वेव टर्मिनेट हो रही थी इसे कहते हैं नोड। सो इन फंडामेंटल वेव वी आर हैविंग टू नोड्स एंड वन एंटी नोड। जबकि सेकेंड वाला जो फर्स्ट ओवरटोन है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो एंटी नोड्स है, यहाँ पर दो एंटी नोड्स है, जबकि मुझे तीन नोड्स नज़र आ रहे हैं। देयर आर 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स इन फर्स्ट ओवरटोन। जबकि हम जो है नीचे जो सेकेंड ओवरटोन मुझे नज़र आ रहा है इसके अंदर आप देखोगे कि ये जो वेव है ये यहाँ पर पूरी वेवलेंथ कंप्लीट कर चुकी है और फिर से यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हो रही है। मतलब 1.5 पोर्शन ऑफ अ वेव इज कंप्लीटेड इन सेकेंड ओवरटोन। लाइकवाइज इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, ये रिफ्लेक्ट होकर आएंगी, पलट कर आएंगी, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी। यहाँ पर ये डायरेक्शन बनेगी, ये रिफ्लेक्ट बैक होकर यहाँ से वापस आते हुए यहाँ पर टर्मिनेट होंगी, इसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगी। तो यहाँ आप देख सकते हो देयर आर 3 एंटी नोड्स। एक ये रहा एंटी नोड, दूसरा ये एंटी नोड है और तीसरा ये एंटी नोड है। देयर आर 3 एंटी नोड्स एंड 1 2
3 4 नोट्स आर देयर। तो आपको मैं अभी बताना चाहूँ कि इन वेव्स को अगर सॉल्व करना है तो वेव की इक्वेशन हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो सपोज़ करिए कि हमारे पास लेट अस कंसीडर कि ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, जो कि आपको दिख रहा होगा एम्पलीट्यूड ए, और जिसका वेवलेंथ लैम्बडा है, जो जिसका वेवलेंथ लैम्बडा है, तो लैम्बडा ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रेच स्ट्रिंग। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हमने दे दी है कि इसका एम्पलीट्यूड ए है और इसका वेवलेंथ लैम्बडा है। अब एम्पलीट्यूड ए और वेवलेंथ अगर लैम्बडा हो जाए तो हमको वेव की इक्वेशन देखनी पड़ेगी। तो जो जाती हुई वेव है, मतलब जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होकर राइट साइड पर एंड हुई थी, अगर मैं उसको y1 कंसीडर करूँ तो जो रिफ्लेक्टेड बैक वेव होंगी उसको मुझे y2 कंसीडर करना पड़ेगा। दोनों में फ़र्क कितना है? दोनों में फ़र्क सिर्फ फेज डिफरेंस का है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि x माइनस ओमेगा टी है, जबकि यहाँ पर के x प्लस ओमेगा टी है। इतना ही डिफरेंस दोनों में पाया जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जब सुपर पोजिशन दोनों का होगा, जब दोनों सुपर इम्पोज होंगी वेव्स, तो इन दोनों को हमको दोनों वेव्स को ऐड करना पड़ेगा। ऐड होने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट वेव जो बनेंगी y के फॉर्म में, उसकी वैल्यू हो जाएंगी y1 प्लस y2। और मैं जानता हूँ मेरे पास एक इक्वेशन है जिसका नाम है साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी। अगर ये कंडीशन में मुझे वेव मिल जाती है तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू जो आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। यहाँ पर मुझे रिजल्टेंट वैल्यू मिलेंगी 2 साइन ए कॉस बी। तो जब हमने इन दोनों वेव्स को y1 और y2 को ऐड किया तो मुझे y1 की वैल्यू y2 के साथ ऐड होने के बाद जो y मिला उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। एक माइनस ओमेगा टी के साथ था, एक प्लस ओमेगा टी के साथ है। यहाँ से दोनों में से हमने a को कॉमन निकाल लिया तो हमें अंदर ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये हो जाएंगी टोटल y की वैल्यू, और इस पर हम जो है फॉर्मूला लगा देंगे साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी का। तो हमें रिजल्टेंट वैल्यू क्या मिल जाएंगी, 2 साइन ए cos b। therefore the resultant value of y will be equal to y is equal to 2a sin kx cos omega t। तो ये जो रहेंगी आपकी रिजल्टेंट वैल्यू रहेंगी किसी भी वेव की। अब ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, एक स्टैंडिंग वेव में जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है कॉस ओमेगा टी, ये तो वेव के लिए ख़ास है। और जो रिमेनिंग पोर्शन आपको नज़र आ रहा है 2a साइन के एक्स, ये हो जाएगा वेव का एम्पलीट्यूड। तो पता ये चला कि वेव का एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा, के एक्स की वैल्यू के ऊपर। के एक्स की वैल्यू अगर मैं चेंज करते जाऊंगा तो साइन के एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, और साइन के एक्स की वैल्यू अगर चेंज होंगी तो 2a की वैल्यू चेंज होते रहेंगी। मतलब यहाँ पर डिपेंडेंसी जो है एम्पलीट्यूड की वो के एक्स पर है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव 2a साइन के एक्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ के एक्स। तो के एक्स की वैल्यू अगर चेंज होते जाएंगी तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी चेंज होते जाएंगी। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें, या लैम्बडा बाय 2 पुट कर दें, या ट्वाइस लैम्बडा बाय 2 पुट कर दें, तो द एम्पलीट्यूड बिकम्स 0। तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। दीज पोजिशन ऑफ 0 एम्पलीट्यूड्स आर नोन एज नोड, जो कि मैं पहले ही आपको बता दिया। इन 0 एम्पलीट्यूड की पोजिशन को क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। जबकि व्हेन x इज इक्वल टू 0 और लैम्बडा by 4 or 3 lambda by 4 etc. the amplitude becomes maximum, that is twice a। यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें लैम्बडा बाय 4 या 3 लैम्बडा बाय 4 तो हमें 2a साइन के एक्स जो रिजल्टेंट वैल्यू आएंगी वो रहेंगी 2a, और 2a जो है दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। देयरफॉर यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी। और वो मैक्सिमम वैल्यू अगर एक सिंगल वेव की बात करें, हम जो जा रही थी वो वाली वेव की बात करेंगे, इनकमिंग वेव की बात करेंगे, तो यहाँ पर ये जो इसका एम्पलीट्यूड है ये a के बराबर है। इसलिए यहीं पलट कर अगर वापस आया तो इसका वंस अगेन एम्पलीट्यूड फिर से a के बराबर होगा। तो a प्लस a क्या हो जाएगा, ट्वाइस a। देयरफॉर वी विल गेट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ट्वाइस a। तो ये भी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसी आंसर को आगे बढ़ाते हैं और इसके दूसरे पक्ष को, दूसरे पार्ट को चेक करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि जल्द से जल्द हम जो है रिजल्ट पर पहुंच जाए। द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव इन स्ट्रिंग इज गिवन बाय, आप जानते हैं कि वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
टी अपॉन म्यू, जबकि टी क्या है, उस स्ट्रिंग का टेंशन है। टी मतलब क्या है, उस स्ट्रिंग का टेंशन है। और मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि यहाँ पर म्यू मतलब क्या है, म्यू है लीनियर डेंसिटी। अगर आप नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर इस स्ट्रिंग की लीनियर डेंसिटी के लिए हमने म्यू को लिया है। तो यहाँ ये फॉर्मूला मुझे जो मिल जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, फंडामेंटल मोड के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये दोनों स्ट्रिंग के बीच में जो, ये दोनों स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, ये दोनों साइड के बीच में जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ किसके बराबर है, तो यहाँ ऑलरेडी इट इज़ डिनोटेड एज L, तो इसकी वैल्यू हम जो है L कंसीडर कर लिए। अगर इसकी वैल्यू मैंने L कंसीडर किया और ये जो वेव है, वेव का मुझे सिर्फ हाफ पोर्शन मिल रहा है, मतलब लैम्बडा की हाफ वैल्यू मिल रही है, तो मैं क्या कहूँगा कि L इज़ इक्वल टू लैम्बडा बाय 2। मुझे क्या कहना पड़ेगा कि L इज़ इक्वल टू लैम्बडा बाय 2। अगर L की वैल्यू लैम्बडा बाय 2 हो गई तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि लैम्बडा इज इक्वल टू 2 इंटू एल। अगर L इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 हो गया तो हम लिख सकते हैं कि लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस L। ये जो वैल्यू है ये हमको कंसीडर करके आगे चलना है। दूसरी बात, वेलोसिटी की एक और वैल्यू होती है जिसका मतलब होता है v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, वेयर n इज स्टैंड फॉर फ्रिक्वेंसी एंड लैम्बडा इज स्टैंड फॉर वेवलेंथ। तो यहाँ पर वेलोसिटी की दूसरी वैल्यू क्या है, n इंटू लैम्बडा। तो यहाँ पर जब ये भी वेलोसिटी की वैल्यू है, इक्वेशन 1 में भी वेलोसिटी की वैल्यू है, इक्वेशन 2 में भी वेलोसिटी की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज़ को हम जो है एक साथ अगर लिख दिए तो बाय 1 and 2 वी कैन से दैट n लैम्बडा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू, वेयर n इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, lambda is the wavelength of wave, and t is tension in the string, and mu is linear density of the string। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। फिर बाद में हम जानते हैं अभी कि लैम्बडा की वैल्यू, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है लैम्बडा की वैल्यू कितने निकाला, लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस L निकाला। ये लैम्बडा की वैल्यू हम जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएंगे, यहाँ पर n ट्वाइस L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, ये हमको रिजल्टेंट वैल्यू मिलेंगी। अब इसमें से अगर मुझे फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना हो तो मुझे मिलेगा n इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस L अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को देखते हुए देयर आर 3 लॉज, इस इक्वेशन को देखते हुए 3 लॉज बनाए गए। उसमें से पहला लॉ क्या है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो n है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ इट, मतलब उस स्ट्रिंग की लेंथ के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जबकि टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी आर कांस्टेंट, टेंशन को और लीनियर डेंसिटी को दोनों को अगर कांस्टेंट रखा जाए, यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कांस्टेंट रखी जाए, लीनियर डेंसिटी की वैल्यू अगर कांस्टेंट रखी जाए, तो आप देख सकते हो कि n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L मुझे नज़र आ रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है फर्स्ट लॉ के अंदर कि n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L व्हेन टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी आर कांस्टेंट। उसके बाद में नेक्स्ट लॉ क्या है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन अप्लाइड ऑन इट व्हेन लेंथ एंड लीनियर डेंसिटी आर कांस्टेंट। जब लेंथ को और लीनियर डेंसिटी को कांस्टेंट रख लिया जाए, मैं बता दूं आपको यहाँ पर इक्वेशन बनाकर कि n इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस L अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू, ये हमारी मेन इक्वेशन है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t एंड n इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट म्यू। तो उसी को यहाँ पर बताया गया कि जब लेंथ जो है वो कांस्टेंट हो, लीनियर डेंसिटी अगर कांस्टेंट हो, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो t के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है, जबकि t को रूट में रखा जाए। तो यहाँ पर मिलेगा हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन।
नेक्स्ट जो रूल बनाया गया, जो लॉ बनाया गया, वो क्या था कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लीनियर डेंसिटी। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि टी ऊपर लिखना है या म्यू ऊपर लिखना है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए आपको सिर्फ एक इक्वेशन याद करना है, ये वाली। इस इक्वेशन को याद कर लीजिए और इसी इक्वेशन के हिसाब से तीनों लॉज आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो n है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लीनियर डेंसिटी के, जबकि लीनियर डेंसिटी अंडर रूट के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता रहा था आपको कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी, ये लास्ट लॉ है। जबकि आपका टेंशन और जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो की पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने थे वो कौन कौन से हैं, तो आपको सबसे पहले स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन याद रखना है। स्लाइड नंबर 2 में ये डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, वीडियो पॉज करके आप स्लाइड नंबर 2 चेक कर सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड जो आपको याद रखना है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। जब दो वेव एक दूसरे से मिलती है, सुपर इम्पोज होती है, तो उसकी क्या इक्वेशन है, उसका डायग्राम और वो इक्वेशन वो आपको स्लाइड नंबर 3 में मिल जाएगा। उसके बाद द इक्वेशंस ऑफ फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड की कौन कौन सी इक्वेशंस हो सकती है वो आपको देखना पड़ेगा। और उसके साथ में फंडामेंटल मोड में एक ही इक्वेशन थी, 3 इक्वेशन थी जो डिराइव करे थे, डिराइव एक ही इक्वेशन करे थे, तो वो इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगा। स्लाइड नंबर 4 और 5 में आपको वो मिल जाएगा। जबकि 3 लॉज जो लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया यहाँ पर, इन 3 लॉज को आपको जो है मगअप कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, ताकि आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये आंसर लिख पाए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन के बारे में। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव के फॉर्मेशन के बारे में बताइए इन एन एयर कॉलम, जबकि वो क्या हो, किसके अंदर बन रहा हो, एयर कॉलम के अंदर बन रहा हो, इनक्लोज्ड इन ओपन पाइप, और वो कैसा हो, ओपन पाइप हो। तो ओपन पाइप किसे कहते हैं वो हम देखेंगे, फिर उसके बाद में जो इक्वेशन डिराइव करना है वो देखेंगे। डिराइव द इक्वेशन फॉर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द हार्मोनिक्स प्रोड्यूस, तो ये इक्वेशन भी हमको निकालना है और ओपन पाइप के अंदर क्या होता है वो भी हमें देखना है। तो फर्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन ओपन पाइप। सबसे पहले आप ये साइड हेडिंग लिख लेंगे, उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अ सिलेंड्रिकल ट्यूब विच इज ओपन एट बोथ एंड्स इज कॉल्ड ओपन पाइप। बस यहाँ पर इसका डेफिनेशन हो गया, ये डेफिनेशन मस्टली आपको लिखना है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन अ साउंड वेव इज सेंट थ्रू अ पाइप, जब कोई साउंड वेव किसी पाइप के थ्रू जाता है तो क्या होता है, फ्रॉम वन ओपन एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अनदर ओपन एंड। तो जब ये जाता है साउंड वेव किसी पाइप के अंदर, तो पाइप के अंदर जाने के बाद एक ओपन एंड से निकलता है और दूसरे ओपन एंड से पलटकर वापस आ जाता है। ये साउंड वेव का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट नंबर 2 वो लिख दिए। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, जो वेव पलट कर आई, इंसिडेंट हुई और जो पलट कर वापस आ गई, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगी। ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, डेफिनेटली दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल होंगे। आर सुपर इम्पोज अलॉन्ग द लेंथ, और दोनों एक दूसरे से टकराएंगे कहाँ पर, अलॉन्ग द लेंथ, पूरी पाइप के लेंथ के अंदर इनके बीच में टकराव होगा ऑफ द पाइप एंड प्रोड्यूस लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था वो ट्रांसफर वेव थी, लेकिन इसमें जो हम पढ़ रहे हैं ये लॉन्जिट्यूडनल वेव है, क्योंकि साउंड वेव इज लॉन्जिट्यूडनल वेव। ये पॉइंट आपको याद रखना है और ये इसको हाईलाइट करके आपको आंसर में लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 ओपन पाइप दिख रहे हैं। तीनों ओपन पाइप में अलग अलग हमने जो है वेव्स को इसमें डाल के रखा है और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये सिंगल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जो कि पूरी की पूरी वेव का ये
हाफ पोर्शन कवर कर रहा है, मतलब यहाँ पर लैम्बडा बाय 2, ये पोर्शन जो है लैम्बडा बाय 4 है, यहाँ पर भी लैम्बडा बाय 4 का पोर्शन मुझे नज़र आ रहा, तो लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2। तो यहाँ पर मुझे जो वैल्यू मिलेंगी लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 की वैल्यू मुझे मिलेंगी। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आगे इक्वेशन में आपको देखना है। वंस अगेन यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये एक पूरी कंप्लीट वेव बन रही है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर गया और ये फिर से ऊपर टर्मिनेट हुआ, तो ये पूरा का पूरा वेव बन रहा है। यही वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, तो यहाँ पर एक पूरी वेवलेंथ हमें नज़र आती है। ये है हमारे पास हाफ वेवलेंथ और यहाँ पर मिलेंगी हमें फुल वेवलेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, इसे भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 4 दैट इज इक्वल टू लैम्बडा। ये पूरा का पूरा लैम्बडा हमें नज़र आ रहा है। और तीसरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये एक वेव तो यहीं पर मुझे नज़र आ गई और उसके साथ में ये जो हाफ पोर्शन है वेव का ये मुझे मिला, मतलब यहाँ पर मुझे जो है लैम्बडा बाय 4 एक दो पोर्शन मिल रहे हैं और लैम्बडा बाय के 2 पोर्शन मिल रहे हैं। तो लैम्बडा बाय 2 इंटू 2 प्लस लैम्बडा बाय 4 इंटू 2 इस तरीके से मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाय 2, तो यहाँ पर मुझे कितना मिल जाएगा 3 लैम्बडा बाय 2, मतलब जो वेवलेंथ है उसका 1.5 वेवलेंथ हमको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं 1.5 वेवलेंथ इस ओपन पाइप में हमें मिलने वाली है। तो ये हो गए 3 अलग अलग मोड्स, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आगे वाला क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला जो रहेगा वो रहेगा 4 लैम्बडा बाय 2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्बडा। फिर क्या हो जाएगा 5 लैम्बडा बाय 2, मतलब हर एक जो मोड है उसके अंदर हर एक मोड में हमको लैम्बडा बाय 2 को ऐड करते चले जाना है। इस तरीके से ऑर्गन पाइप के अंदर हमको साउंड वेव नज़र आ सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम पहली वाली को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, द टोन ऑफ साउंड having frequencies which are integral multiple of the fundamental frequency are called harmonic। तो यहाँ पर हार्मोनिक की डेफिनेशन दे दिया है। हार्मोनिक क्या है, ये टोन है। कौन सी टोन है, साउंड की टोन है। हैविंग फ्रिक्वेंसी, उसके अंदर फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, हार्मोनिक कहेंगे। इन फर्स्ट मोड इफ स्टेशनरी वेव वाइब्रेट्स विथ सिंगल लूप, अगर एक सिंगल लूप इसमें बन रहा है, देखिए यहाँ पर हाफ लूप है, यहाँ पर हाफ लूप है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो एक सिंगल लूप बन जाएगा, देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। यहाँ पर कितना लूप बन रहा है, एक सिंगल लूप बन रहा है, इसलिए इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय N1, स्मॉल n1 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नेक्स्ट मैंने इक्वेशन बनाया हूँ कि L इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 दैट इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो क्या मिल जाएगा, ट्वाइस L इज इक्वल टू लैम्बडा 1। ये हमने किसके लिए लिया है, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए लिया है या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के लिए लिया है। और इसी तरीके से फर्स्ट हार्मोनिक की जो फ्रिक्वेंसी रहेंगी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, तो v अपॉन लैम्बडा 1, n1 इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्बडा 1। तो n1 इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्बडा 1 में लैम्बडा 1 की वैल्यू जो है ट्वाइस एल पुट करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, n1 इज इक्वल टू वी अपॉन ट्वाइस एल। ये हुआ आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। उसके बाद में सेकेंड के लिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन सेकेंड मोड के अंदर क्या हुआ था, पूरी की पूरी एक वेव बन रही थी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ स्टेशनरी वेव वाइब्रेट्स विथ 2 लूप्स, इसके अंदर ये एक पूरा लूप है और ये 2 हाफ लूप्स आर देयर, तो इनको सबको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, 2 पूरे लूप्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सेकेंड हार्मोनिक। अगर इसके अंदर 2 पूरे लूप पाए जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, सेकेंड हार्मोनिक कहे जाएंगे, या फिर इसका नाम क्या रखा जाएगा, फर्स्ट ओवरटोन रखा जाएगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय N2। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, N2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये सेकेंड हार्मोनिक
और फर्स्ट ओवरटोन को रिप्रेजेंट किया गया है N2 से। अब इसका जो वेवलेंथ है, उसका जो लेंथ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर λ/4 के दो पोर्शन है, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा λ/2 प्लस λ/2, सबको ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, L = λ2। मतलब ये सेकेंड नंबर की क्योंकि वेवलेंथ है इसलिए इसका नाम λ2 रखा गया। तो L की वैल्यू λ के बराबर हुई। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, V/λ हो जाएगा। V/λ में λ2 की वैल्यू L पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, V/L, जो कि फर्स्ट हार्मोनिक का डबल है, फर्स्ट हार्मोनिक का डबल है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, N2 = 2 N1। ये भी इक्वेशन आपको याद करना है। उसके बाद थर्ड इक्वेशन के लिए तैयार हो जाइए। इन थर्ड मोड इफ़ द स्टेशनरी वेव वाइब्रेट्स विथ 3 लूप्स, यहाँ पर मुझे 3 लूप्स नज़र आ रहे, एक तो ये है, दूसरा ये है और तीसरे देयर आर 2 हाफ्स। तो इन 2 हाफ्स को ऐड करेंगे तो तीसरा लूप बन जाएगा। इफ़ देयर आर 3 लूप्स देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। और इस थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन को रिप्रेजेंट करते हैं N3 से। इसकी लेंथ को अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं λ/4 के 2 पार्ट्स, एक ये वाला है एक ये वाला है, λ/4 के 2 पार्ट्स और λ/2 के 2 पार्ट्स, एक ये है एक ये है। सबको ऐड कर लेंगे अगर हम तो हमें क्या मिल जाएगा, L = 3 λ/2। और जब मुझे λ3 की वैल्यू अगर निकालना हो तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा, λ3 की वैल्यू = 2 L/3। फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड हार्मोनिक, जबकि फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक फिर से क्या रहेगा, V/λ3। V की वैल्यू V/λ3, V तो अपनी जगह जैसे का वैसा है, λ3 की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 L/3। वो डिवीजन का डिवीजन होने की वजह से ऊपर चले जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, 3N1। तो ये हुआ N3 की वैल्यू। कंक्लूजन क्या हुआ इसका, कंक्लूजन एन ओपन पाइप ऑल हार्मोनिक्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जो ओपन पाइप है उसके जितने भी हार्मोनिक्स है, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, उनकी जो फ्रीक्वेंसीज़ है वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। इसीलिए N1 = N2 = N3 = 1:2:3। इसको और अगर आगे बढ़ाएं हम तो बोल सकते हैं N1 = N2 = N3 = N4 एंड सो ऑन = 1:2:3:4 एंड सो ऑन। इस तरीके से इसका आंसर आपको लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इतना सब लिखते हो आपके क्वेश्चन के आंसर में तो आपको 8 मार्क्स पूरी तरीके से मिल जाएंगे। इसके भी की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो स्लाइड नंबर 8 में आपको मिलेगा इसका ओपन पाइप का डेफिनेशन और उसका डायग्राम। फिर आपको स्लाइड नंबर 9 और 10 में मिलेगा इक्वेशन ऑफ फॉर फर्स्ट हार्मोनिक और सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन स्लाइड नंबर 11 में मिलेगा। थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन आपको जो है स्लाइड नंबर 12 में मिलेगा। तो आपको इन स्लाइड्स को याद कर लेना है। समझने के लिए हमने आपको फास्टली एक्सप्लेन किया, आपको पॉज कर करके उनको लिख कर याद करके पेपर में इसका सॉल्यूशन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये भी LAQ है, वेव चैप्टर का है, वेरी इंपॉर्टेंट LAQ है, इसको भी आपको याद कर लेना है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन एन एयर कॉलम। किसी एयर कॉलम के अंदर अपने को स्टेशनरी वेव देखना जो लास्ट टाइम देखे थे, लेकिन इस बार ये ओपन पाइप है। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो क्लोज पाइप था, एक साइड से क्लोज था, ये वाला जो है ये ओपन पाइप का है। तो इसकी इक्वेशंस थोड़ी सी अलग रहेंगी। डिराइव द इक्वेशंस फॉर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द हार्मोनिक्स प्रोड्यूस, और इसमें भी हमको फ्रीक्वेंसीज के लिए इक्वेशंस को डिराइव करना है। तो चेक करेंगे सबसे पहले इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। तो सबसे पहले आप साइड हेडिंग लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्लोज पाइप की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओपन पाइप। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओपन पाइप लिखेंगे। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको क्लोज पाइप लिखना है। यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई, ये आएगा क्लोज्ड पाइप। और ये क्लोज पाइप लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या लिख लेना है, ओपन पाइप। सॉरी, यहाँ पर क्या लिख लेना है, क्लोज पाइप। ये करेक्ट था, ये गलत हुआ।
तो इसको भूल जाइए आप। तो अभी जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन क्लोज पाइप, क्लोज पाइप को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टेशनरी वेव इन क्लोज पाइप के अंदर क्या हो जाएगा, अ सिलेंड्रिकल ट्यूब इज क्लोज्ड, क्लोज पाइप ही डिस्कस कर रहे हैं, एट वन एंड एंड ओपन्स एट अनदर एंड इज कॉल्ड अ क्लोज पाइप। क्लोज पाइप कैसा रहेगा, जिसका एक एंड क्लोज हो और एक एंड ओपन हो, दोनों एंड क्लोज मत कर देना, नहीं तो उसके अंदर हम जो है कुछ वेव ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाएंगे। एक साइड जिसका क्लोज हो, एक साइड जिसका ओपन हो, उसे कहते हैं क्लोज पाइप। व्हेन साउंड वेव इज सेंट थ्रू अ पाइप फ्रॉम ओपन एंड, ओपन एंड से हमको साउंड वेव डालना है, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द अदर क्लोज एंड, वो क्या होगा, पलट कर वापस आ जाएगा दूसरे क्लोज एंड से। तो कुछ ऐसा हमको वेव नज़र आएगा, ये ओपन एरिया हो गया और यहाँ पर ये पाइप क्लोज हुआ, तो क्लोज पाइप से जो है साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएंगी। तो इन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स हैव सेम फ्रिक्वेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर बार आपको लिखना है कि उनकी फ्रिक्वेंसी सेम रहती है। ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। सुपर इम्पोज अलॉन्ग द लेंथ, और जो कि पूरी लेंथ पर सुपर इम्पोज है, एक दूसरे से मिक्स होती है, ऑफ द पाइप एंड प्रोड्यूस लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। वंस अगेन ये भी ट्रांसफर वेव नहीं है, ये लॉन्जिट्यूडनल वेव है, क्योंकि हमने इसमें साउंड वेव ट्रैवल किया है। अब आगे देखते हैं तो इसका किस तरीके से आपको नज़र आएगा। ये अगर क्लोज्ड एंड है तो वेव आएंगी यहाँ से और टकरा कर यहाँ पर से वापस पलट कर चले जाएंगी। इसी तरीके से दूसरे मोड में देखेंगे तो वेव आएंगी, एक नोड बनाएंगी, फिर टकराएंगी और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगा, पलट कर वापस आ जाएंगी। फिर तीसरी बार हम देखेंगे तो वेव आएंगी, ट्रेवल करेंगी, एक नोड बनाएंगी, फिर दूसरा नोड यहाँ पर बनेगा, फिर तीसरा नोड यहाँ बनेगा, रिफ्लेक्ट होंगी और पलट कर यहाँ से वापस आ जाएंगी। तो यहाँ पर जिस पोर्शन में एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 हो जाती है उसी को नोड कहते हैं, जिस पोर्शन में एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है उसी को एंटी नोड कहते हैं। तो दिस ए इज़ डिनोटेड फॉर एंटी नोड एंड दिस एन इज़ डिनोटेड फॉर नोड, ये आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक वेव जो होती है उसके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोर्शन होता है, पूरी एक वेव है, इसमें से हमें सिर्फ ये पोर्शन नज़र आ रहा, इतना ही पोर्शन हमें दिख रहा है, बाकी का पोर्शन हमें नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए ये जो पोर्शन है जो हमें नज़र आ रहा है, ये इस पूरी वेवलेंथ का कितना हो जाएगा, λ/4 पोर्शन हो जाएगा। पूरी वेवलेंथ का कितना पोर्शन हमको दिख रहा है, λ/4 पोर्शन हमको दिख रहा है, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसलिए यहाँ पर ये पूरी जो लेंथ है, ये लेंथ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगी, λ/4 के बराबर हो जाएंगी। नेक्स्ट वाले इसके अंदर डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरी वेव कंप्लीट होने के लिए सिर्फ हाफ पोर्शन बचा हुआ था, इसलिए यहाँ पर ये जो L की वैल्यू ये कितनी हो जाएंगी, 3λ/4 के बराबर हो जाएंगी। और इसमें अगर आप देखते हो तो यहाँ पर एक पूरा वेव यहाँ कंप्लीट हो गया और 1/4 ऑफ द वेव इज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड हियर, देयरफॉर यहाँ पर इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगी, 5λ/4 के बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये फर्स्ट हार्मोनिक हो जाएगा, है ना। मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ पूरी लेंथ के लिए, फिर बाद में सेकेंड वाले मोड के लिए और थर्ड वाले मोड के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो हो जाएगा फर्स्ट हार्मोनिक, दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर हमको क्या मिल रहा है, 1/4 ऑफ द वेव मिल रहा, मतलब λ/4 हमें वेव यहाँ पर मिल रहा है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ L इज इक्वल टू λ/4 हो जाएगा, देयरफॉर 4L इज इक्वल टू λ1 हो जाएगा अगर हम इस वेवलेंथ को λ1 से डिनोट करते हैं तो। इसीलिए फर्स्ट हार्मोनिक की इक्वेशन भी क्या हो जाएंगी, V/λ1 हो जाएंगी, और V/λ1 में λ1 की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 4L पुट कर देंगे। सो दिस विल बी योर फाइनल वैल्यू
फॉर फर्स्ट हार्मोनिक। इसी तरीके से हम जो है थर्ड हार्मोनिक को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ओवरटोन को सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी लैम्बडा बाय 4 के कितने पोर्शन नज़र आ रहे हैं, एक ये हो गया लैम्बडा बाय 4, दूसरा ये हुआ लैम्बडा बाय 4, तीसरा ये हुआ लैम्बडा बाय 4, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, थर्ड हार्मोनिक इसका नाम रखा गया, क्योंकि लैम्बडा बाय 4 आपका था फंडामेंटल, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, थर्ड हार्मोनिक बन जाएगा, और इसको डिनोट किया गया है लैम्बडा 3 से। देयरफॉर L इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 4 दैट इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4, या फिर लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 4L बाय 3। हम क्या करेंगे, 4 को L से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को डिवीजन में लेकर आ जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा, लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 4L बाय 3। और इसका अगर थर्ड हार्मोनिक डिस्कस करना है तो इट इज़ डिनोटेड बाय N3, और N3 क्या होता है, V अपॉन लैम्बडा 3। लैम्बडा 3 की वैल्यू पुट करेंगे आप तो किसके बराबर हो जाएगा, 3N1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो N1 था उससे अगर रिलेट किया जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3N1 के बराबर हो जाएगा। कौन 3N1 के बराबर हो जाएगा, N3 की वैल्यू। नेक्स्ट मैं आपको मोड बताऊं तो यहाँ पर नेक्स्ट मोड में हमको जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर लैम्बडा बाय 4 के 5 पोर्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं। पहला पोर्शन ये हुआ लैम्बडा बाय 4, दूसरा लैम्बडा बाय 4, तीसरा लैम्बडा बाय 4, चौथा और ये पांचवा। ऐसे देयर आर 5 पोर्शंस ऑफ लैम्बडा बाय 4, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज फिफ्थ हार्मोनिक। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, फिफ्थ हार्मोनिक इसका नाम रखा गया। और इसकी वेव को कैसे लिखेंगे, इसकी वेव को लिखेंगे 5 लैम्बडा बाय 4। तो यहाँ पर पूरी लेंथ जो है 5 लैम्बडा बाय 4 में डिवाइड होकर हमको मिल रही है, इसीलिए लैम्बडा 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 4L अपॉन 5। ये 4 को L से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 को L से डिवाइड कर लेंगे तो सिर्फ लैम्बडा बचेगा, दैट लैम्बडा इज इक्वल टू 4L बाय 5। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या कहलाएगा, फिफ्थ हार्मोनिक कहलाएगा, इसीलिए इसको डिनोट करेंगे N5 से। और हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 5N1 के बराबर हो जाएंगी, बिकॉज V अपॉन 4L इज इक्वल टू N1, देयरफॉर 5V अपॉन 4L इज इक्वल टू 5N1। तो इसीलिए यहाँ पर जो है 5N1 से इसको डिनोट किया गया। तो इसका भी कंक्लूजन क्या हुआ, इसका कंक्लूजन क्या हुआ, इन क्लोज पाइप ऑल हार्मोनिक्स आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज। मतलब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज के लिए क्या लिखेंगे आप लिखेंगे N1 इज टू N3 इज टू N5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1:3:5। ये है आपका कंक्लूजन। ये क्या है, ऑड मल्टीपल है किसका, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, 35 मिनट्स का हो चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जैसे आपको समझ में आए हैं इसी तरीके से मेहनत करके आप इन्हें पढ़ेंगे, डेफिनेशन याद करेंगे और उनके डायग्राम बनाएंगे, और जितनी भी इक्वेशंस आपको लिखना है फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक की, वो सारी लिखेंगे, और इंशाल्लाह यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर board examination. Thank you so much. This is Amin Sultan and you are watching Brilliant Academy. Thank you once again. फिर मिलेंगे. Bye bye.